हे गाइस, वेलकम टू इनोवेटिव स्टडी। आज हम इस लेक्चर में अध्ययन करेंगे 14 नवंबर का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में चर्चित आईएनएस वागीर क्या है? ऑप्शन ए युद्धपोत, बी ड्रोन, सी पनडुब्बी, डी हेलीकॉप्टर। तो आईएनएस वागीर है वह एक पनडुब्बी है और हाल ही में ये खबरों में इसलिए है क्योंकि इसे हाल ही में जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा मुंबई में लॉन्च किया गया है। दरअसल पनडुब्बी का जो काम है वह रक्षा क्षेत्र में समुद्र के अंदर पानी में रहना है, जिससे कि देश के समुद्री क्षेत्र का सुरक्षा हो सके। जो आईएनएस बागीर है उसे प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है। इससे पहले 4 पनडुब्बियाँ और बनाई जा चुकी है और ये 5वीं पनडुब्बी है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है, इसलिए ये खबरों में है। क्वेश्चन बनने की संभावना बनी रह सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में ऑयल पाम परियोजना की किस राज्य ने शुरुआत की है? ऑप्शन ए असम, बी मणिपुर, सी नागालैंड, डी मिजोरम। इसका आंसर है मणिपुर। तो हाल ही में मणिपुर राज्य ने इस परियोजना की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत जो पाम ऑयल है उसकी खेती की जाएगी। पाम ऑयल का उपयोग है वो खाद्य तेल के रूप में किया जाता है और भारत है पाम ऑयल का भारी मात्रा में आयात करता है और भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। इसलिए खाद्य तेल के अंतर्गत भारत कैसे आत्मनिर्भर बने, इसी संदर्भ में केंद्र सरकार के द्वारा पाम ऑयल के उत्पादन के क्षेत्र में कार्य किए जा रहे हैं और इसी क्रम में मणिपुर सरकार ने ये योजना चलाई है। आप मणिपुर से संबंधित एक एक्स्ट्रा सूचना याद रख सकते हैं। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है यानी मुख्यमंत्री हैं वह है एन बीरेन सिंह। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? ऑप्शन ए धन्वंतरी, बी चरक, सी सुश्रुत और डी आचार्य बालकृष्ण। तो इसका आंसर है धन्वंतरी। धन्वंतरी जी की जयंती पर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। हाल ही में धनतेरस को 13 नवंबर को 13 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया और इसके अंतर्गत हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने दो जगह पर भारत में दो जगह पर जामनगर और जयपुर में आयुर्वेद केंद्रों की स्थापना की है। और आयुर्वेद का अर्थ क्या होता है? आयुर्वेद का अर्थ होता है आयु और वेद, यानी आयु का विज्ञान आयुर्वेद का अर्थ होता है। और इस बार इसकी जो थीम रखी गई है कोविड-19 के लिए आयुर्वेद। हाल ही में कोरोना वायरस से संबंधित कोविड-19 बीमारी चल रही है, तो उसी के संदर्भ में इसकी थीम रखी गई है कि आयुर्वेद में किस प्रकार से कोविड-19 का इलाज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 नवंबर, बी 13 नवंबर, सी 14 नवंबर, डी 12 नवंबर। इसका आंसर है 12 नवंबर। तो विश्व निमोनिया दिवस है वो 12 नवंबर को मनाया जाता है। अब ये जो निमोनिया रोग है ये किससे होता है? तो ये होता है बैक्टीरिया से, यानी जीवाणु से। जिस प्रकार से कोविड-19 है वह एक वायरस जनित रोग है, यानी विषाणु जनित रोग है, लेकिन निमोनिया है वह जीवाणु जनित रोग है। और इस दिवस की जो प्रारंभ किया गया था वह कब किया गया था? 2009 में ये प्रारंभ किया गया था। और इससे क्या प्रभाव पड़ता है निमोनिया रोग से? तो इससे हमारे जो लंग्स होते हैं तो उस पर कुप्रभाव पड़ता है, यानी लंग्स की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और अधिकतर ये बच्चों में होता है। निमोनिया के कारण 5 वर्ष से कम आयु के काफ़ी संख्या में बच्चों की डेथ हो जाती है। इसलिए विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसके प्रति जागरूकता जागरूकता फैलाई जाए, ताकि लोग इसके प्रति जागरूक हो और इसके प्रति सतर्क रहे, जिससे कि इसको रोका जा सके। क्वेश्चन नंबर 5, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 15, डी अनुच्छेद 16। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 19।
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित है। हाल ही में ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा ओटीटी प्लेटफॉर्म को रेगुलेट कर दिया गया है, जिसके कारण ये आलोचना हो रही है कि इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाम लगाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर अन्य जो अनुच्छेद है उसमें जैसे कि अनुच्छेद 21 है, तो उसमें निजता का अधिकार प्राइवेसी के संबंध में वर्णित है। और अनुच्छेद 15 में है, उसमें किसी प्रकार के धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 16 में जो प्रावधान है वह है जो कि लोक नियोजन में किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं किया जाएगा, अर्थात सभी को समान अवसर प्रदान किया जाएगा, यानी जो सर्विस है उसमें सभी को समान अवसर दिया जाएगा। हालांकि कुछ जो पिछड़े वर्ग है या फिर जो कमजोर वर्ग है उनके लिए विशेष प्रावधान भी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के कौन से चरण की घोषणा की है? ऑप्शन ए 1.0, बी 2.0, सी 3.0, डी 4.0। तो हाल ही में आत्मनिर्भर भारत 3.0 की शुरुआत भारत सरकार ने की है। इसके अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा 2.65 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। क्योंकि हाल ही में कोरोना बीमारी के कारण देश भर में आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी नुकसान हुआ है, उसी की भरपाई करने के लिए इस प्रकार का पैकेज दिया गया है। और इसके अंतर्गत लगभग 12 नई घोषणाओं को शुरू किया गया है, नई घोषणाएं की गई हैं, लगभग 12 नई घोषणाएं की गई है, जिसमें किसानों को फर्टिलाइजर सब्सिडी देना आदि भी शामिल है, और साथ ही रोजगार के संबंध में भी कुछ प्रावधान किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत आसियान शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ? ऑप्शन ए 16, बी 17, सी 18, डी 19। तो हाल ही में 17वां यानी 17वां जो भारत आसियान शिखर सम्मेलन है वह संपन्न हुआ। ये वर्चुअल तरीके से हुआ है और इसमें हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने हिस्सेदारी की। आसियान जो समूह है उसमें 10 देश हैं जो कि साउथ ईस्ट एशिया के देश शामिल है। अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित, उसमें और अध्ययन करेंगे हम इसमें। इसकी जो भारत आसियान शिखर सम्मेलन है इसकी शुरुआत है वह 2002 में की गई थी और अब ये 17वां सम्मेलन संपन्न हो गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि भारत ने एक नीति अपना रखी थी, लुक ईस्ट यानी भारत ईस्ट की ओर देखता है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, अनेक प्रकार से, सांस्कृतिक रूप से संबंध बढ़ाने के लिए लुक ईस्ट नीति को अपनाया गया। उसके बाद मोदी सरकार आने के बाद इसी लुक ईस्ट नीति को एक्ट ईस्ट नीति में बदल दिया गया। इसका मतलब केवल देखने से काम नहीं चलेगा, अब एक्ट भी करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा देश आसियान समूह में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, बी सिंगापुर, सी पापुआ न्यू गिनी, डी थाईलैंड। तो इसमें से सी यानी पापुआ न्यू गिनी आसियान समूह में शामिल नहीं है। आसियान का मतलब होता है ASEAN और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म है। इसकी जो स्थापना है वो 1967 यानी 1967 में की गई थी बैंकॉक घोषणा के साथ। बैंकॉक आप सभी जानते हैं कि बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है और इसका जो हेडक्वार्टर है वह है जकार्ता में, और जकार्ता राजधानी है इंडोनेशिया की राजधानी है। हालांकि अभी इंडोनेशिया अपनी इस राजधानी को बदलने की ओर बढ़ रहा है, यानी जकार्ता से अन्य जगह पर शिफ्ट करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर सुनामी आदि से अधिक खतरा है, इसलिए इसको बदलने का प्रयास कर रहा है। अब हम मैप के माध्यम से 10 जो आसियान कंट्रीज हैं उनका लोकेशन देख लेते हैं। तो ये है भारत, इंडिया, और उसके यदि हम
साउथ ईस्ट में देखेंगे तो साउथ ईस्ट में पहला देश पड़ता है म्यांमार, जिसको पहले बर्मा भी कहते थे। उसके बाद लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, तो ये 5 देश तो ये हो गए। और उसके बाद मलेशिया, सिंगापुर 7, और फिर उसके बाद इंडोनेशिया और फिलीपींस 9 देश ये हो गए। साथ ही यहाँ पर एक छोटा सा देश है जिसको वो कहते हैं ब्रुनेई। ब्रुनेई, तो यहाँ पर ये 10 देश हैं, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस और ब्रुनेई। तो ये 10 देश आसियान में शामिल हैं। पापुआ न्यू गिनी ये यहाँ पर है, तो ये इसमें शामिल नहीं है। हालांकि ये साउथ ईस्ट एशिया का ही देश है, लेकिन इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी RCEP में किस देश ने भागीदारी नहीं की है? ए जापान, बी चीन, सी ऑस्ट्रेलिया, डी भारत। तो हाल ही में जो भारत है उसने इसमें भागीदारी नहीं की है। जो RECP है ये आसियान, जो आसियान के 10 देश हैं प्लस में 6 और देश, जिसमें चाइना, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत भी इसमें शामिल था। लेकिन भारत ने इससे पुल आउट कर लिया है, यानी यहाँ से निकल गया है, यहाँ से शामिल होने से मना कर दिया है भारत ने। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता है, भारत ने इसमें से पुल आउट इसलिए किया है क्योंकि भारत को लगता है कि इसमें शामिल होने से भारत में जो चाइना है और जो अन्य देश हैं उनके सामान की भरमार हो जाएगी और भारत को इससे नुकसान हो सकता है, इसलिए उसने अभी हाल ही में से इस पर हस्ताक्षर नहीं की है। तो इसमें आसियान प्लस 6 देश थे, लेकिन भारत इसमें से अब अलग हो गया है, तो यहाँ पर अब 15 देश ही शामिल हुए हैं। ठीक है, तो इसमें चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यानी ये 5 देश ही अब शामिल होंगे, भारत इसमें नहीं है, इसलिए खबरों में है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली महिला उपराष्ट्रपति किसे चुना गया है? ऑप्शन ए कमला हैरिस, बी हिलेरी क्लिंटन, सी मेलानिया ट्रंप, डी मिशेल ओबामा। तो हाल ही में कमला हैरिस, और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार किसी महिला को वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है, और ये भारतीय मूल की है। भारतीय मूल की इसलिए है क्योंकि इनकी माता है श्यामला, इनकी जो मम्मी है श्यामला गोपालन, ये भारत की थी, और भारत की जो महिला थी यह अमेरिका में एक माइग्रेंट के रूप में जाती है। हालांकि कमला हैरिस है वह भारत की जम्मू कश्मीर से संबंधित नीति, मानवाधिकार से संबंधित कुछ नीतियों के संबंध में आलोचना करती रही है, लेकिन भारत और अमेरिका के संबंध इतने प्रगाढ़ है समय रणनीतिक रूप से कि कमला हैरिस को भी भारत के साथ संबंध बनाने अच्छे ही पड़ेंगे। तो इस प्रकार आज के करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन समाप्त हुए। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आए तो इसे आप लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।